हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्लास 11 केमिस्ट्री से जो आपका टर्म 2 है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो केमिस्ट्री पार्ट 1 हो या चाहे केमिस्ट्री पार्ट 2 हो, उन चैप्टर्स को के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन सही ढंग से किए हैं तो आपको जरूर इनका जो बेनिफिट है वो एग्जाम में जरूर होगा। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है क्लास 11 की, उसके 3 चैप्टर हमारे कोर्स में हैं। फर्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, सेकंड इज थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड इज इक्विलिब्रियम। तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसमें हम बाकी चैप्टर्स भी कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको लिंक में आपको ये पीडीएफ जो है ये आपको मिल भी जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको जो मेरे टेलीग्राम्स ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या मेरे इंस्टीट्यूट की ऐप है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो आइए ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को मैं आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चैप्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो भी चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर उसको पहले ढंग से पढ़ लीजिए। जो भी मैंने आपको जब करवाया था चैप्टर उसके नोट्स को सही से रीड करिए, एनसीईआरटी से उसको पढ़ लीजिए, ताकि जो मैं क्वेश्चन जब आपको समझाऊँ तो आपको आसानी से उसको समझने में आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चैप्टर का पढ़ा होना पहले से बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन अगर बच्चे हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस इज इंडिकेटेड बाय वंडर वॉल कांस्टेंट ए। आपको याद होगा जब हमने वंडर वॉल गैस इक्वेशंस लिखा था जिसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट वंडर वॉल कांस्टेंट्स होते हैं, एक हमारा ए होता है एक बी होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ए जो है वो हमें किस गैस की किस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो याद रखिए जो ए है, ए फॉर, ऐसे याद रखिए ए फॉर क्या होता है, अट्रैक्शन। तो आप अट्रैक्शन ऐसे याद कर सकते हैं कि ये हमें उन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती है उनके बारे में बताता है। तो अट्रैक्शन फोर्सेस कह सकते हैं बिटवीन अट्रैक्शन फोर्सेस, एक मिनट, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। आप चाहें तो इसके आगे एक वर्ड यूज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किस में कितना स्ट्रांग है या किस में वीक है, उसकी जानकारी आपको ए से मिलती है। तो जैसे जैसे ए का वैल्यू बढ़ता है तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। तो इट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैसेस। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें बहुत ही सिंपल है, कहते हैं राइट अ वंडर वॉल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वंडर वॉल गैस इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। तो वंडर वॉल गैस इक्वेशन का जो हमारे पास बच्चे फॉर्मूला था वो ये था, देखिए P प्लस ए एन स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड वंडर वॉल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपके पास दो कॉन्स्टेंट होते हैं जिसके पीछे हम बात भी कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे इस पर यह पूछा गया कि आप इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए लिख के दिखाइए। तो आपको बच्चे कुछ नहीं करना, जब आपको इसको 1 मोल के लिए लिखना है तो आपको यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो n की जगह पे आप 1 पुट कर देंगे तो ये 1 मोल के लिए हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चे, P प्लस ए, क्योंकि n 1 हो गया तो ये हो जाएगा सिंपली वी स्क्वायर, और यहाँ पे n 1 हो जाएगा तो b माइनस बी, और यहाँ पे n 1 हो जाएगा तो आर टी। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b माइनस बी इज इक्वल टू में आर टी। तो आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आइए बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आउट ऑफ NH3 अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस है NH3 मॉलिक्यूल है और एक N2 के मॉलिक्यूल्स है, तो किसके लिए लार्जर वैल्यू ऑफ ए होगा और किसके लिए लार्जर वैल्यू ऑफ बी होगा। तो आप ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए, अभी मैंने पीछे बताया कि ये रियल गैसेस के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताता है, तो बी क्या बताता है। तो सर जो बी होता है ना वो आपका जो होता है वो
जैसे अब जैसे क्या होता है कि जो आइडियल गैस होती है वो तो कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती नहीं है, उसके पार्टिकल्स कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते, लेकिन रियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये उस वॉल्यूम के बारे में ही आपको बताता है। तो इसको हम को वॉल्यूम भी कहते हैं, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, कि हमारा जो गैस का पार्टिकल है वो कितना वॉल्यूम जो है वहां पर कंटेनर में जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा उस गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम का 4 टाइम्स होती है, यानी कि जो बी का वैल्यू होता है इट इज ऑलवेज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वन पार्टिकल। ठीक है, तो अब इसका जो लेना देना है बच्चे किससे है, अट्रैक्शन से, और इसका लेना देना किससे है बच्चे, वॉल्यूम से, कि आपका जो गैस है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो अब लार्जर वैल्यू ऑफ ए बच्चे उसी में होगा जिसका अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा। तो हमें देखना होगा कि NH3 में अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होता है कि N2 में अच्छा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है NH3 में होता है, क्योंकि NH3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आपने जब स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे अलग अलग टाइप की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बारे में बताया गया था। तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो NH3 में कौन सी बॉन्डिंग होगी बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और N2 तो बच्चे टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चे, वंडर वाल फोर्सेस, जिसको आप डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर ये क्या कहते हैं लंडन फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से वंडर वाल फोर्सेस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वी नो दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो फिर ए किसका ज्यादा होगा, NH3 का। ठीक है, आप याद रखिए यहाँ पर जो ए होगा वो किसका ज्यादा होगा, NH3 का, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा है N2 से। लेकिन अगर लार्जर वैल्यू बी पता करना है तो देखो ज्यादा वॉल्यूम वही पार्टिकल घेरेगा आपके कंटेनर, जिसका साइज बड़ा होगा। तो जब भी बी की बात होगी तो आप ये चेक करिए कि किसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। तो NH3 के मॉलिक्यूल का साइज जो होता है बच्चे बड़ा होता है एज कंपेयर टू N2। तो दोनों ही केस का आंसर आपका NH3 ही होगा। तो अमोनिया का ही बी ज्यादा होगा और अमोनिया का ही ए भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखिए ए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन फोर्सेस पर, और बी किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर। तो आई होप आपको समझ में। अट्रैक्शन फोर्सेस डिपेंड करती है कि किस तरह की अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल है, वंडर वाल फोर्सेस है ना, इस तरह की अलग अलग तरह की फोर्सेस है। और बी जो होता है बच्चे मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 पे आ जाइए। 4 कहता है कि देयर आर 3 डिफरेंस बताइए आइडल और रियल गैस के बीच में। तो आपको पता है चैप्टर का मेन टॉपिक ही यही है, आइडल गैस रियल गैस। तो आइडल गैस रियल गैस के बीच में 3 मेन डिफरेंसेस क्या है। अब आइडल गैस को हम आइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि आइडल गैस जो होती है, जितने भी हमारे गैसेज लॉज होते हैं, जैसे कि हमने जितने भी लॉज पढ़े लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, गै-लुसैक लॉ, ये इन सभी लॉज को अच्छे ढंग से फॉलो करती है ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। तो आइडल गैस कैन फॉलो द obey the all gaseous laws in the particular range of all the range of temperature and pressures, and it also obey the gaseous equation PV is equal to nRT। ठीक है, बट रियल गैस ऐसा नहीं करती। रियल गैस वही है जो कि इन सभी गैसेस को लॉज को हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे फॉलो नहीं कर सकता। उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, तो ही शायद ये लॉज जो है फॉलो हो पाएंगे, तभी वो जो आइडल गैस इक्वेशन है वो भी फॉलो हो पाएंगी। तो इसलिए पहला डिफरेंस आप ये डाल सकते हैं, लॉज का डाल दीजिए। सेकंड डिफरेंस जो है अगर आपने जब KMT पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ा था, तो वहां पे बात बताई गई थी कि आइडल गैस का जो पार्टिकल होता है वो किसी भी प्रकार का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि जो गैसेस आइडल गैस होता है उसका कोई भी जो पार्टिकल है उनकी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है नेग्लिजिबल होती है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन रियल गैस के साथ ऐसा नहीं है, रियल गैस का जो पार्टिकल है कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस होता है कि आइडल गैस के पार्टिकल के बीच में देयर इज अ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि आइडल गैस के पार्टिकल में किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता। जितने भी रियल गैसेज हैं लाइक N2O2, अमोनिया, मीथेन, है ना, इन सब के अंदर कोई ना कोई टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आइडल गैस में नेग्लिजिबल होता है। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस जो हैं आप इनके बीच में याद रखिए। बाकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, उसकी इक्वेशन PV इक्वल टू nRT है, और रियल गैस की अलग इक्वेशन जो भी मैंने आपको पीछे भी बताई थी वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आइए अब समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपने पढ़ा था, ये भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको कैसे समझेंगे, आइए बच्चे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अब पहले तो आपको बस यहाँ पे डिफाइन करना है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो कैसे काम करता है। तो आपको याद होगा जो Z होता है बच्चे, उसका फॉर्मूला था V रियल अपॉन में V आइडल। ये इसका रेशियो, मतलब Z जो होता है इज अ काइंड ऑफ रेशियो, इज अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन। ये किसका फ्रैक्शन होता है, ये होता है रियल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ठीक है, एक ही टेम्परेचर प्रेशर पर आप रियल गैस को रखो और उसी टेम्परेचर प्रेशर पर आप आइडल गैस को रखो और चेक करो कि दोनों क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। उसका अगर आप एक रेशियो ले लो तो वो जेड के बराबर होता है। और जब हम इसको वी आइडल की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाल सकते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है बच्चे, और यहां से अगर वी की वैल्यू निकाल लूंगा तो एनआरटी बाय क्या आ जाएगी, पी आ जाएगी। तो इसकी जगह इसको मैं वी आइडल की जगह रख सकता हूँ क्योंकि ये तो आइडल गैस का वॉल्यूम होगा। तो फिर यहां से जेड क्या बनेगा, जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे तो ऊपर आएगा वी रियल और नीचे आ जाएगा एनआरटी अपॉन में पी। तो ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी तो जेड इक्वल टू हो जाएगा पीवी अपॉन में एनआरटी। तो जेड का फॉर्मूला ये भी होता है, जेड इज बट ये जो वॉल्यूम है ये कौन सी गैस का है, रियल गैस का है। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी। और रियल गैस का जो वॉल्यूम है बच्चों का एक्सपेरिमेंट से ही आ सकता है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि जो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला होता है ये आइडल गैस के लिए लगता है। तो आइडल गैस की वॉल्यूम तो आप थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं लेकिन रियल गैस का फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बाकी ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको याद होगा इसके 3 केसेस बनाते हैं। ठीक है, जेड अगर 1 के इक्वल हो जाए, जेड 1 से ज्यादा हो जाए, जेड 1 से छोटा हो जाए, पढ़ा होगा आपने। तो उसको फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जेड 1 होता है तो वो रियल गैस आइडल गैस की तरह बिहेव करती है, जेड 1 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव डिविएशन आ जाती है, मतलब रियल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो आइडल गैस से ज्यादा करेगी। जेड 1 से छोटा आ गया तो नेगेटिव डिविएशन कहलाता है, फिर उसमें रियल गैस का वॉल्यूम आइडल गैस की वॉल्यूम से कम हो जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशंस को एक्सप्लेन कर देता है ये। ठीक है, इसका ग्राफ भी था आपको याद होगा तो वो भी आप देख सकते हैं। और जेड जो होता है वो हमें ये भी समझाता है कि कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाइड हो सकती है। तो आप याद रखना कि वही गैस आसानी से लिक्विफाइड होता है जिसका जेड 1 से छोटा होता है, क्योंकि जब जेड 1 से छोटा होता है तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्सेज डोमिनेट होती है। ठीक है, और जब जेड 1 से बड़ा होता है तो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट होती है। तो जेड 1 से छोटा हो गया तो अट्रैक्शन फोर्सेज डोमिनेट होगी तो गैस को आसानी से लिक्विफाइड किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में कंप्रेसिबिलिटी शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि हम गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप उन्हीं गैसेस को आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो जिनका जेड 1 से छोटा होता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से मिलती है। तो एक तो ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशंस के बारे में बताता है और गैस के बारे में बताता है कि कहाँ पर गैस को लिक्विफाई किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चे, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमारे पास है कीप द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी विच आर वंडरवाल कांस्टेंट एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ए और बी का सिग्निफिकेंस मैं बता चुका हूँ, ए अट्रैक्शन बताता है, बी आपको वॉल्यूम के बारे में बताता है, को वॉल्यूम के बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, यूनिट्स कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यूनिट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी इक्वेशन थी है ना, जो आपकी इक्वेशन थी, एक बारी इसको दोबारा लिखते हैं हम। जो आपकी इक्वेशन थी याद है क्या इक्वेशन थी बच्चे, p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पर आया था आपका v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसी इक्वेशन से आपको a और b का यूनिट्स जो है वो फाइंड करना है। अगर मुझे यूनिट्स एसआई यूनिट पता करना है किसका, ऑफ a, तो क्योंकि देखो ये वैल्यू प्रेशर में ऐड होती है, देखना ये वैल्यू किस में ऐड हो रही है, प्रेशर में, तो उसका यूनिट प्रेशर के इक्वल ही होना चाहिए है ना। तो हमने बस छोटा सा काम करना है कि प्रेशर को इसके साथ कंपेयर कर देना है और यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी बच्चे, पीवी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। और अब यहाँ पे सबकी जो ऐसा यूनिट्स होती है वो रख दो यहाँ पे। तो प्रेशर आप किस पे मेजर करते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है तो मीटर क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और नंबर ऑफ मोल्स मोल्स में होते हैं तो मोल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये न्यूटन हो गया, यहाँ से m की पावर 6 आएगी, ये -2 हो गया तो m की पावर 4 हो गई, और मोल की पावर ऊपर आके -2 हो जाएगी। तो ये जो ऐसा यूनिट होती है बच्चे किसकी होती है, a की। ऐसे हम वॉल्यूम के लिए, इसके लिए b के लिए निकालेंगे। अब क्योंकि ये वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका ऐसा यूनिट इसके साथ मैच होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम को हम कंपेयर कर देंगे NB के साथ और n के लिए निकालेंगे बच्चे तो v अपॉन में n आ जाएगी। तो v किस में होता है बच्चे, मीटर क्यूब में, n किस में होता है, मोल में। ऐसा यूनिट यूज करना है, ठीक है। तो मीटर क्यूब और मोल इनवर्स। तो याद रखिए, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे b आना चाहिए था। तो b का जो यूनिट होता है बच्चे वो होता है मीटर क्यूब पर मोल, और यहां से अगर आप a का यूनिट देखें तो वो होता है न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल की पावर -2। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी का सिग्निफिकेंस भी याद रखिए और ए और बी की यूनिट्स भी याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे, आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में अगर हम जाएं बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर आप उसको देखें यहां पे, ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर आप वो देखेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आपको याद होगा जब आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था तो वहां पर आपने ये वर्ड सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बच्चे एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जो रियल लाइफ में अचीव नहीं कर सकते आप। तो इस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद गैस का जो वॉल्यूम होता है बच्चे जीरो हो जाता है। तो आपने क्या लिखना है, इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज बिकम जीरो, मतलब इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो होता है और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे वो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बच्चे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। डिफाइन बॉयलर टेम्परेचर। बॉयलर टेम्परेचर बच्चे वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैस आइडल गैस की तरह बिहेव करती है और जितने भी आइडल गैस के लॉज हैं जो इक्वेशन है उनको फॉलो करती है। तो सिंपल डेफिनेशन है, अ टेम्परेचर एट विच द रियल गैस इज बिहेव एज अ आइडल गैस, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बच्चे क्या, बॉयलर टेम्परेचर। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आराम से आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं ये बच्चे, व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर। भाई आप कर सकते हैं आराम से, प्रेशर की जगह पे क्या रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब की पावर 2 हो जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मोल्स में होते हैं। बस इसको सॉल्व कर देंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये डिवाइड में आपका 8 क्वेश्चन अगर आप देखें, तो सॉरी 8 तो हो गया, 9 क्वेश्चन अगर आप देखें बच्चे आइए, तो 9th क्वेश्चन में आइए समझते हैं क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है राइट द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस डिविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडल गैस बिहेवियर। अब आपको याद होगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो हमारी आइडल गैस होती है ना, कोई भी जो गैस होती है वो आइडल गैस की तरह बिहेव कब करती है और उससे डिवेट कब होती है। तो आपने पढ़ा था कि जो आइडल गैस के जो हमारे दो मेन पॉस्टुलेट्स होते हैं कि उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और सेकंड वो कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते कंटेनर का। तो वो दोनों पॉस्टुलेट बच्चे तभी वैलिड होते हैं जब वहां पर लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, कोई भी गैस आइडल गैस की तरह बिहेव तभी करेगी जब वहां पर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा। तो लो प्रेशर चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए, तो इस केस में तो वो फॉलो होगी, ओबे करेगा आइडल गैस की तरह। लेकिन वो क्या पूछा, डिवेट कब करेगा, उसने हमसे ये पूछा है कि डिवेट कब होता है। तो डिवेट कब होगा, जब इसका उल्टा होगा। तो मतलब आप अगर हाई प्रेशर कर दो, है ना, और लो टेम्परेचर कर दो, तो इसका आंसर ये होगा बच्चे कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो अगर हम ऐसी जगह पर गैसेस को रख देंगे तो वो कभी भी आइडल गैस की तरह बिहेव नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ा दिया तो उसकी वजह से गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम कम होगी तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो दे ऑक्युपाइड सम वॉल्यूम, और नजदीक आने से डिस्टेंस कम होगा तो दे हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो। तो इसी वजह से वो दो पॉस्टुलेट्स फॉलो नहीं हो पाएंगे और आपकी गैस आइडली बिहेव नहीं कर पाएगी। तो याद रखिए, अगर गैस को आइडल गैस बनना है तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखना होगा, और अगर उसको डिवेशन करना है, मतलब डिवेट करता है अगर वो, तो डिवेशन की कंडीशन ये होंगी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अब रियल गैस की इक्वेशन को n मोल्स के लिए लिखना है, तो वही इक्वेशन जो पीछे मैंने अभी यूज करी थी ऐसा यूनिट्स निकालने के लिए, वही इक्वेशन आप लिख दीजिए n मोल्स में। उसको ही रियल गैस इक्वेशन कहते हैं, उसको वंडरवॉल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 9th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है बच्चे, इसमें 3 आपकी डेरिवेशन, ठीक है। ये अभी डिपेंड्स ऑन द स्कूल टीचर्स की आपको डेरिवेशन देंगे एग्जाम में कि नहीं देंगे, बट इन केस अगर वो डेरिवेशन आपकी आती है तो दिस फ्रॉम दिस चैप्टर दिस 3 डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज कॉल्ड PV is equal to nRT, PM is equal to DRT, and pressure, partial pressure of any gas is equal to mole fraction multiplied by total pressure। ये डाल्टन्स लॉ से आता है, ठीक है। तो आई होप ये डेरिवेशंस आपने अपनी नोटबुक से आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको कराई थी और आप वहां से उसको देख सकते हैं। बट इनमें से आप ये जरूर कर लें PV इक्वल टू nRT, है ना। तो PV इक्वल टू nRT से ही आप इसको भी ला सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो डेरिवेशन है आप चेक करिए अपनी नोटबुक्स, वहां पे आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी में भी जाएंगे वहां भी मिल जाएगी, समझ में भी आएगा, बहुत इजी सी डेरिवेशन है सारी, आप कर सकते हैं। बट एक बार जरूर सभी बच्चे आइडल गैस की डेरिवेशंस कर लेना, उसके लिए आपको 3 लॉज यूज करने होते हैं। अगर आपको याद, एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट कि वो 3 लॉज आप कौन से यूज करते हैं जिससे कि आइडल गैस इक्वेशंस को डिराइव करा जा सकता है। तो उसमें पहला लॉज हम यूज करते हैं बच्चे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, प्रेशर। ये लॉ लगता है कब था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। पहला लॉ जो हम यूज करेंगे बॉयल्स लॉ, उसके बाद आएगा बच्चे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन वो होता था बच्चे एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। लॉज को मेमोराइज करिए कैसे किया था आपने। और नेक्स्ट लॉ जो हम यूज करेंगे अवोगाद्रो लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो ये होता था बच्चे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज फ्रॉम चार्ल्स लॉ, दिस इज फ्रॉम अवोगाद्रो लॉ। और तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा बच्चे, देख सकते हैं ये n और t तो ऊपर आएगा, p नीचे आएगा इस तरह से। और इसको अगर हम हटाएंगे इक्वल्स टू का साइन लाएंगे तो यहाँ पे आपको याद है आइडल गैस कांस्टेंट आता है nRT, और नीचे आपका p हो जाएगा। उस p को आप इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। तो ऐसे करके आप आराम से इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर यूजिंग हियर थ्री लॉज, बॉयल्स, चार्ल्स एंड अवोगाद्रो। उससे आपका आर इज आइडल गैस इक्वेशन, इसकी सारी यूनिट्स और इसके जो डिफरेंट वैल्यूज होते हैं यूनिट्स के चेंज होने पर, जैसे कभी 8.314 होता है, कभी 0.0821 होता है, कभी 0.0831 होता है। तो ये सब देख लें कि किस यूनिट पे हमें क्या वैल्यू यूज करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वो हेल्प करती है आपको। और इसी इक्वेशन से, जो आपके पास इक्वेशन है, इसी से हम दूसरी इक्वेशन जो हमने डिराइव करना, दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड द मोलर मास। क्योंकि जो PM इक्वल टू DRT है ना, तो वो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, N/VRT। और हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आ जाएगा, फिर V आ जाएगा, फिर R और T एज इट इज रहेगा। अब ये बन जाएगा देखो गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। और RT के नीचे आप कर दो M को, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, डेंसिटी होता है। तो ये DRT अपॉन में M आ जाएगा, M इधर भेज दो मोलर मास को। ये देखिए आराम से आपकी ये डेरिवेशन भी आ जाएगी, PM इज इक्वल टू DRT। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास एंड द डेंसिटी। दैट मीन्स मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी कह सकते हैं, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। और जो थर्ड डेरिवेशन आपने वहां पे देखी है वो आप नोट से चेक कर सकते हैं। और उसके लिए डाल्टन्स लॉ का आपको यूज करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का यूज करके उस डेरिवेशन को कर सकते हैं जो थर्ड नंबर पे आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया कि थर्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चे, ये आपका सारे डेफिनेशन आप याद करें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर, ये सभी आपने पढ़ा होगा डेरिवेशंस के रूप में ना। तो वहां से आप इनको याद करिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये भी आपके लिए, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ भी पढ़ा था हमने, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब मेन चीजें तो याद होनी चाहिए बच्चे को, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि टोटल प्रेशर जो पूरे कंटेनर पे लगता है वो सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। और ये नॉन रिएक्टिव गैसेस पे लगता है, मतलब जो कंटेनर में गैसेस होंगी वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन सभी की याद करके जाओ, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन टीचर पूछ सकता है आपसे। और ये चीज मैंने अभी बताई आपको कि व्हाई डू रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर एंड व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच रियल गैस शोज आइडल बिहेवियर। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया पीछे अभी, वही लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली जो कहानी बताई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियल गैस आइडल गैस कब बिहेव करेगी और उससे डिवेट कब करेगी। और डिवेशन भी 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए ढंग से इसको पढ़ लें, नोट्स में मिल जाएगा आपको सारी चीजें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12 दोनों थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। नाउ वी हैव हियर 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी में मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसके बारे में बताइए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बच्चे अलग अलग तरह की पढ़ी है, वो डिपेंड्स करता है कि आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या पोलर है या वो आयंस है। तो उसके हिसाब से हम फोर्सेस को लेकर आते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हीलियम गैस की, तो हीलियम इज अ नॉन पोलर, वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, पढ़ते आ रहे हैं आप इसमें। वंडरवाल फोर्स हो जाएगा HF, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 ही मनपसंद दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये उन्हीं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो HF के अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और वो भी इंटर वाली, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 टाइप की होती है, इंटर और इंट्रा। तो आपको लिखना है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और CO2 में क्या होता है बच्चे, CO2 जो है ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी आपकी होंगी वंडरवाल फोर्सेस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
कि कहाँ पर कौन सी फोर्सेस जो है प्रेजेंट है। तो ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन भी टीचर आपसे पूछ सकता है जहाँ पे वो फोर्सेस की बात करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 14। यहाँ पे इनको बॉलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो बॉलिंग पॉइंट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना अच्छा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उतना अच्छा उनका क्या होगा, बॉलिंग पॉइंट होगा, उतना हाई बॉलिंग पॉइंट होगा। तो HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी H बॉन्डिंग हो गई, वाटर में भी H बॉन्डिंग होती है, अभी पढ़ा हमने ऊपर, और NH3 में भी H बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यही तो 3 बेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, HF, H2O और CH3। और ये दोनों टोटली नॉन पोलर है। हाइड्रोकार्बन आर टोटली नॉन पोलर, CH4 इज अ मीथेन हाइड्रोकार्बन है, H2 होमो एटॉमिक है तो नॉन पोलर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। लेकिन अब इन तीनों में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वो वंडरवाल फोर्स से तो स्ट्रांग होगा। लेकिन अब इन तीनों में किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अच्छा है, तो वो HF का ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा होता है तो पोलैरिटी अच्छा होता है। तो सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा बच्चे HF का, उससे कम होगा वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है। तो ये तीनों आपको ऐसे लगाने हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कौन रेस जीतेगा, ऑब्वियस ही बात है CH4, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज होता है या जितना वो सरफेस एरिया घेरता है उतना ज्यादा अच्छा उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो CH4 का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छी वंडरवाल फोर्सेस बनेंगी। 15 क्वेश्चन, Z लेस देन 1 अगर आ जाए तो कहता है कि वाई गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल whose Z is less than। अभी मैंने पीछे बताया ना आपको कि Z अगर लेस देन 1 होगा तो वो गैसेज ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। तो जिनका भी Z लेस देन 1 होता है वो गैसेज आपकी ज्यादा कंप्रेसिबल क्यों होती है, क्योंकि जब हमारा Z की वैल्यू बच्चे लेस देन 1 हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, कि जो मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं किसके ऊपर, उनकी रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर, ठीक है ना। आपने ऐसे समझाना है कि जब Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो डोमिनेट हो जाती हैं उनकी किसके ऊपर, जो उनकी रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंट है ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, जिन भी गैसेस का Z जो होता है 1 से छोटा होता है, तो इसी वजह से नेगेटिव डिविएशन आता है और उसी वजह से फिर वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, यानी ज्यादा आसानी से उनको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप ऐसे समझा दें जिन गैसेस का Z 1 से छोटा होगा वहां पर नेगेटिव डिविएशन की शो होने की वजह से द वॉल्यूम जो आपका जो अट्रैक्शन फोर्स आता है मॉलिक्यूल में वो डोमिनेट हो जाता है एज कंपेयर टू आपका क्या रिपल्सिव फोर्सेस। तो इसलिए उन गैसेस को, क्योंकि देखो उन्हीं गैसेस को कंप्रेस करना आसान होता है जिनमें अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होता है। जैसे आपका मीथेन सबसे अच्छा CO2 होता है ना, CO2 को कंप्रेस करना ज्यादा आसान है, एज मीथेन हो गया, ये सारी अमोनिया हो गया, ये सारी अच्छी गैसेज हैं जो कंप्रेस होती हैं। अब जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, इन सब के Z 1 से बड़े होते हैं। अगर आप ग्राफ चेक करें, आपको याद है इसके पीछे ग्राफ भी था, इस तरह का ग्राफ था, तो उसमें यहाँ पे हमने Z लिया था, यहाँ पर हमने प्रेशर लिया था, आपको याद होगा। तो फिर इसमें अलग अलग ग्राफ बने थे, इस तरह से ग्राफ होता है, आप NCERT चेक करिए, इस तरह का ग्राफ होगा। तो उसमें हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई देंगी आपको, फिर इधर आपको CH4 और CO2 दिखाई देगी, ठीक है। तो CO2 का जो Z है वो काफी 1 से छोटा जाता है, ये देखिए ये Z यहाँ पे 1 के बराबर होगा। तो ये ग्राफ चेक करिए, वहां से आपको ज्यादा एनालिसिस आप कर पाएंगे कि किस गैस का Z 1 से ज्यादा है, किस गैस का, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी आप जरूर काम करिए। जब बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उसका ग्राफ क्या है, जिसको आइसोबार कहते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उसका ग्राफ क्या है, बॉयल्स लॉ के ग्राफ को आइसोथर्म कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ के ग्राफ को आइसोबार कहते हैं क्योंकि हमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो इनके इस चैप्टर के ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है टीचर आपको ग्राफ बना के दे दे, है ना। तो एक बार सभी NCERT में देख लीजिए कि कौन कौन से ग्राफ आपको दे रखे हैं, और हो सकता है टीचर आपको बनाने को भी दे दे उसमें, ठीक है। तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि HCl इज अ गैस, HF इज लिक्विड, कि HCl एक गैस होता है लेकिन HF एक लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। लेकिन HCl में क्षमता नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, क्योंकि क्लोरीन का एक तो साइज ज्यादा है फ्लोरीन से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन्हीं एटम के साथ करता है जिनका एटम का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है।
तो तभी तो मैंने कहा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 एटम ऐसे हैं जिनका अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज है और अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, तो इसी वजह से ये अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बस रीजन सिंपल सा है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, HF में है। 17 क्वेश्चन पूछ रहा है आइसोबार, आइसोथर्म। मैंने बोला ना अभी कि इस चैप्टर के ग्राफ जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ग्राफ पर भी जरूर फोकस करिए। तो अगर आपको मैं एक बार बता देता हूं फिर भी, ठीक है, कि इनके जो ग्राफ हैं वो कैसे आपको बनाने हैं। तो आइए समझते हैं इनके जो ग्राफ हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको बॉयल्स लॉ को करना है तो बॉयल्स लॉ का याद होगा ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता है ना। अब टीचर ने इसका बनाना है मुझे, तो इसके ग्राफ को हम आइसोथर्म कहते हैं, तो सॉरी बार बार आइसोथर्म ही कहते हैं, कंफ्यूज मत होइए आप। आइसोथर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखो याद करना भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ में बी फॉर बॉइलिंग, बॉइलिंग करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स नाम सुनते किसका नाम आएगा दिमाग में, कोई चार्ल्स कोई किंग है, और किंग जो होते हैं वो अपने कंट्री में जिसमें भी वो रहते हैं उसके ऊपर एक तरह का प्रजा पे प्रेशर बना के रखते हैं, जो उनके लोग होते हैं जो उनके अंडर काम करते हैं, तो अंडर प्रेशर आपको लोगों को काम करना पड़ता है, किंग, तो चार्ल्स के अंदर प्रेशर कांस्टेंट कर दो। फिर उसके बाद गेल उसैग लॉ होता है, तो वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब अवोगाद्रो लॉ में टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो इनकेस कोई कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे याद रखें। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ऑब्वियस ही बात है जब दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ ये बनता है। तो ये आपका आइसोथर्म हो गया। अब इसी ग्राफ को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आप ये ग्राफ ऐसे बनाओ, प्रेशर और 1/v के बीच में बनाओ, तो P और V का जो रिलेशन है बच्चे वो तो डायरेक्ट इनवर्सली है, लेकिन P का पूरा रिलेशन 1/v के साथ तो डायरेक्ट है ना, तो फिर ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम हॉरिजन। तो ये P और V के बीच का ग्राफ है, ये P और 1/v के बीच का ग्राफ है। फिर आप इन ग्राफ्स को अलग अलग टेम्परेचर्स पे बना सकते हो। जैसे आप देखेंगे कि मैं पूरा समझा रहा हूँ बेटा, उस क्वेश्चन में इतना नहीं करना है आपको, उस क्वेश्चन से ये ग्राफ बनाना है, खत्म क्वेश्चन। अब ये P और V में अगर हम अलग अलग टेम्परेचर्स पे ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो जैसे एक ये बना दिया T1 टेम्परेचर पे, फिर एक ये बना दिया T2 टेम्परेचर पर, फिर एक ये बना दिया T3 टेम्परेचर पे, तो आप ऐसे अलग अलग टेम्परेचर्स पे भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें फिर टीचर पूछता भी है कि T1, T2, T3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक बार उन सभी ग्राफ को देख लीजिए और नोट्स चेक करिए। मैंने आपको समझाया था कि ये इस पे कैसे काम किया जाता है, कैसे हम पता लगाते हैं कि T1, T2, T3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। उसका ट्रिक ये होती है कि उसमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करिए, और सबसे पहला काम क्या करिए कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए वाई एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ मैच करिए, तो ये P1 प्रेशर हो जाएगा, यहाँ मैच करेंगे तो P2 प्रेशर हो जाएगा, इसके लिए यहाँ मैच करेंगे तो P3 प्रेशर हो जाएगा। अब इन सभी पॉइंट्स पर सभी का वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि सबका V तो सेम ही आएगा, लेकिन सबका प्रेशर अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब क्या करना, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो देखो N और R तो पहले से ही कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मास हम गैस का क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहे और R तो कांस्टेंट होता ही है। और इसमें अब देखिए आपका एक चीज, हम T को तो हम ढूंढ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और वॉल्यूम भी देखो इस ग्राफ में सबका सेम हो गया। ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे पता करना है कि T1, T2, T3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब इसमें इस ग्राफ को देखोगे तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम भी हटा दो। तो प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, है ना। ये देखो B हटा दिया, N हटा दिया, R हटा दिया। V क्यों हटाया, कि सभी पॉइंट पर वॉल्यूम सेम होगा, और P को T से रिलेट कर दिया, क्योंकि इधर P आ रहा है इधर हमारा T है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो P1, P2, P3 में कौन बड़ा है वो तो बच्चा बता ही सकता है कि हाँ भाई P3 बड़ा है P2 से और P2 बड़ा है P1 से। तो अगर P3 बड़ा है तो उसके सामने वाला टेम्परेचर भी बड़ा होगा, तो इसलिए P3 किससे मैच हो रहा है, T3 पे, तो इसलिए T3 बड़ा होगा T2 से, T2 बड़ा होगा T1 से। तो ये लॉजिक का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं, और ये आप चार्ल्स लॉ में भी लगा सकते हैं। अब चार्ल्स लॉ को अगर एक बार देख लें आप देखिए, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है ना। तो इसमें जब ग्राफ बनेगा तो V और T में आपका डायरेक्टली रिलेशन है, तो फिर ये ग्राफ बनेगा, दिस इज कॉल्ड, और ये एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, दिस इज चार्ल्स लॉ, और ये कहलाएगा आइसोबार। ठीक है, अब ये भी आप अलग अलग प्रेशर्स के लिए बना सकते हैं, जैसे कि ये T है, अब इसमें आप ऐसे करके इसको भी अलग अलग प्रेशर्स पे बना सकते हैं। तो ये आपका मान लीजिए P1 है, P2 है, P3 है, तो टीचर आपसे वही सवाल करेगा P1, P2, P3 में कौन बड़ा है, तो वही जो लॉजिक बताया, पहले पैरेलल लाइन खींचो, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करो, और प्रेशर का रिलेशन वॉल्यूम के साथ देखो क्या है।
और अभी आपने पीछे पढ़ भी लिया कि प्रेशर वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे P3 P2 P1 में P1 बड़ा होगा। तो इस तरह से आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के जो ये ग्राफ हैं, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोकोर भी होता है जो गेलुसैक लॉ में बनेगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, बस लास्ट में उनको देख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखें यहाँ पर, तो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। सिग्निफिकेंस मतलब जस्ट काइंड ऑफ कि आप उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका क्या आपसे उसके कंक्लूजन क्या मिला, सिग्निफिकेंस में आप ये ले सकते हैं, और एप्लीकेशन भी आ सकती है इसके ना, ये भी पूछ सकता है। तो देखो आप बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो उसका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम कम होता जाएगा। और इसका मेन कंक्लूजन इस लॉ से ये निकलता है, कंक्लूजन भी पूछ सकता है टीचर, मतलब जो आप एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। तो सिग्निफिकेंस तो ये है कि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन इसका जो मेन कंक्लूजन है या एप्लीकेशन है वो ये है कि जैसे जैसे आप चीजों का प्रेशर बढ़ाते हैं गैस में, तो उसको वो गैसें ज्यादा डेंसर होती जाती है, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की क्या बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। गैसेस बिकम्स मोर डेंसर एट हाई प्रेशर। दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द बॉयल्स लॉ, ठीक है। एंड चार्ल्स लॉ का कंक्लूजन क्या है कि जैसे आपने देखा है उसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है हॉट एयर बैलून, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है ना। चार्ल्स लॉ में क्या बढ़ा था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर घटेगा गैस का वॉल्यूम भी घटेगा, ये एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। तो अब इसका सबसे अच्छा जो एप्लीकेशन है वो यही है कि यहाँ पर कंक्लूजन जो निकलेगा वो यही है कि गैस जो होती है एक्सपैंड करती है एट हाई टेम्परेचर्स। तो आपने हॉट एयर बैलून तो देखा ही होगा सभी ने। तो हॉट एयर बैलून इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, चार्ल्स लॉ के प्रिंसिपल पे, कि जब आप वहां पर क्या करते हैं, हॉट एयर को हॉट कर देते हैं तो उससे वो गैस क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। और गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो गैस एक्सपैंड हो जाती है फिर, और एक्सपैंड होने की वजह से वो हल्की हो जाती है। क्योंकि हॉट एयर आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो हॉट एयर्स होती हैं वो लाइटर इन होती हैं, हल्की होती हैं, तो इसलिए वो एक्सपैंड करने के कारण ऊपर उठती हैं। तो इसी तरह से बैलून भी ऊपर उठता है, राइज अप होता है। तो चार्ल्स लॉ का जो मेन कंक्लूजन है वो यही है। सिग्निफिकेंस तो यही है कि टेम्परेचर से आप कम ज्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम को, लेकिन एप्लीकेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि आप इससे गैस को हॉट एयर बैलून जो आप देख रहे हैं वहां पर आप उसको देख सकते हैं। जो हमारी कोल्ड एयर होती हैं वो डेंस होती हैं मतलब, और जो हमारी हॉट एयर्स होती हैं वो जो होती हैं एक्सपैंड करके हल्की हो जाती हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन कह रहा है राइट द करेक्शन दैट हैज टू बी डन इन आइडल गैस इक्वेशन टू गेट वंडर वॉल गैस इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। अब ये आपने पीछे आपने देखा भी जब मैंने इक्वेशंस की बात करी है ना, जब मैंने इक्वेशंस की बात करी तो आपने देखा कि प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और इधर क्या आया था बच्चे, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन। तो ये आपके पास मेन इक्वेशन है। बट ये इक्वेशन जो है एक्चुअली में हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को देखने में आपको क्या लग रहा है कि प्रेशर में हमने, जैसे अगर आप आइडल गैस इक्वेशन लो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो सामने इधर भी एनआरटी, सामने इधर भी एनआरटी है। लेकिन जो आइडल गैस की इक्वेशन का लेफ्ट साइड है और रियल गैस इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आप थोड़ा सा देखिए। तो उसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ प्रेशर में मैंने कुछ ना कुछ क्या कह दिया, समथिंग इज ऐड। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि समथिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। और वॉल्यूम में से मैंने कुछ घटा दिया, तो यहां मैंने समथिंग इज क्या कर दिया बच्चे, सबट्रैक्ट कर दिया। तो यही दो करेक्शन करनी होती है आपको। एक करेक्शन करनी होती है, इसमें दो करेक्शंस होती हैं। एक जो करेक्शन होता है वो होता है करेक्शन ऑन प्रेशर, एक आप प्रेशर वाली टर्म्स में करेक्शन करते हैं, और दूसरा जो करेक्शन आप करते हैं वो वॉल्यूम पे करते हैं। ये देखिए हमने प्रेशर पे कुछ करेक्शन किया, ये देखिए, ताकि ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया। फिर वॉल्यूम पे हमने कुछ चेंजेस किए जिससे हमारा v माइनस एन बी हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि जो गैस रियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे हैव सम अट्रैक्शन फोर्सेस, तो उसकी वजह से दे ऑक्यूपाइड सम वॉल्यूम आल्सो। तो अगर मुझे उनको आइडल गैस की वॉल्यूम के बराबर करना है तो मुझे फिर क्या करना होगा, क्योंकि जितना भी वॉल्यूम उन्होंने कंटेनर का घेरा होगा वो मुझे टोटल वॉल्यूम में से हटाना होगा, क्योंकि रियल गैस का पार्टिकल कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और रियल गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो एन बी होता है, एन बी। और ये कंटेनर का वॉल्यूम है जो ओवरऑल वॉल्यूम होना चाहिए था, तो उसमें से हम
माइनस कर रहे हैं NB, तो why भी माइनस, बिकॉज रियल गैस पार्टिकल ऑक्युपाइड सम वॉल्यूम, तो दैट्स व्हाई वी सबट्रैक्ट दैट वॉल्यूम फ्रॉम द कंटेनर जो उन्होंने ऑक्युपाई किया। तो ये करेक्शन किया हमने थोड़ा सा। और यहाँ प्रेशर में कुछ ऐड क्यों किया, यहाँ पे प्रेशर में थोड़ा सा इसलिए कुछ टर्म ऐड हो गया क्योंकि जितना आइडल गैस का पार्टिकल प्रेशर लगा सकता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है और ये आइडल गैस का पार्टिकल है, तो आइडल गैस के पार्टिकल जब कंटेनर की वॉल्स पे कोलाइड करने के लिए जाता है तो उसके पीछे के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि आइडल गैस के पार्टिकल कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होता, तो उसको पीछे से खींचने वाला कोई नहीं है। जब उसको पीछे से खींचने वाला कोई नहीं है तो ये बिल्कुल हाई मतलब स्पीड से जाएगा और हाई प्रेशर से जाएगा, ताकि यहाँ पर वो एकदम से बोम्बार्ड करे, मतलब बोम्बार्ड तो नहीं कहेंगे, कोलाइड करेगा वॉल के साथ। लेकिन यही चीज अगर रियल गैस के साथ होगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रियल गैस का पार्टिकल उतना अच्छे ढंग से प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि उसके पीछे के जो पार्टिकल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट करते होंगे। क्यों? क्योंकि रियल गैस के पार्टिकल के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये तो आइडल गैस है तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि रियल गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर आइडल गैस के द्वारा लगाए गए पार्टिकल के प्रेशर से कम होता है, तो उसको उसके बराबर करने के लिए हमें कुछ उसके प्रेशर में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम प्रेशर लगा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर लग रहा है 20, ये लगा रहा है 15, तो इसके बराबर अगर आपको प्रेशर करना है तो यू हैव टू ऐड समथिंग ना, तो 15 में 5 जोड़ो तभी तो 20 बनेगा, तो इसलिए वहां पे कुछ टर्म ऐड हो जाती है, तो ये तभी यहाँ पर समथिंग ऐड हो गया प्रेशर। तो ये तो कहानी इस वजह से हुई क्योंकि रियल गैस का जो पार्टिकल्स है वो उन दो पॉस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा जो हमने केएमटी में पढ़े थे, क्योंकि आइडल गैस में वो दो खास बातें हैं कि उनके पार्टिकल को अट्रैक्शन नहीं है और वो कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करते कंटेनर, लेकिन रियल गैस ऐसा नहीं करता। रियल गैस के बीच में अट्रैक्शन भी है, तो अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर पे भी फर्क पड़ता है और अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम भी ऑक्युपाई होती है। तो इसलिए दो जगह पे करेक्शन करना है आपको, एक प्रेशर वाली टर्म पे और एक वॉल्यूम वाली टर्म पे, ताकि हम वापिस उसका प्रोडक्ट जो है, इसका जो प्रोडक्ट है वो वापिस किसके इक्वल ला सकें, एनआरटी के। ठीक है ना? तो यही रीजन है कि ये करेक्शन जो है वहां पर हमें करनी होती है। तो ये था देखिए बच्चे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लें, नोट्स जो जहां पर है आपके पास वो सही से पढ़ लें, और ये प्लस ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको समझाए इनको अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट जो है वो आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। तो ढंग से इन क्वेश्चंस को करिए, अच्छे ढंग से इनको नोट्स बना के इनको लिखिए, इनके सोल्यूशंस को, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये हेल्प करेगा, उसकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। ठीक है बच्चे, तो ये था आज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आप मेरे से मिलेंगे तो मैं आपको अगला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसको पढ़िए और इनको रिवाइज करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में।